उसके आंख, मुंह, नाक और कान से खून निकल रहा था। विशेष रूप से उसकी आंखें, नीली पुतलियां खून से लथपथ थीं और वे देखने में बहुत ही भयानक लग रही थीं। अभिमन्यु ने जल्दी से जमीन पर पड़े लंबे काले चोगे को पकड़ा और उसे हिलाया। हथेली के आकार की काली नोटबुक के साथ जेब से चमड़े की एक छोटी सी थैली उसने निकाली। अभिमन्यु ने सब कुछ अपनी थैली में रख लिया और जंगल की पूरब दिशा की ओर भागा। उसने उस काले कपड़े को जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। अभिमन्यु झाड़ियों में कूद गया और गायब हो गया। अभिमन्यु ने अपना मुंह कसकर पकड़ रखा था। उसके गले से खून निकल रहा था। वो जानता था कि उसकी चोट गंभीर है। इसके अलावा कोई और उसका पीछा भी कर रहा था। वो आने वाले खतरे को समझ सकता था और ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति अभिमन्यु की गति से ही यात्रा कर रहा है। लाल भौहें, लाल दाढ़ी वाले आदमी, मैं तुम्हें एक दिन तो जरूर मिलूंगा और उस दिन तुम्हारा हिसाब होगा। अभिमन्यु गुस्से में था। सामान्य जादूगर बनने के बाद यह पहली बार था जब उसे सीमा तक धकेला गया था। वो निश्चित नहीं था कि लाल दाढ़ी वाला किस लेवल पर है, लेकिन अभिमन्यु ने माना कि लाल दाढ़ी वाला कम से कम प्रोफेसर तारा के लेवल का तो जरूर था। अभिमन्यु अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। दोपहर हो चुकी थी। धुंध पूरी तरह से गायब हो गई थी। सुनहरी धूप की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच की दरारों से होकर फैली हुई थीं। सड़क से नीचे भागते हुए उसने जीरो से अपने शरीर की स्थिति की जांच करने के लिए कहा। उसकी पीठ और दाहिना हाथ काले धुएं की चपेट में आ चुकी थी और उसकी त्वचा झुलस गई थी। धातु की ढाल के बिना वो चिपचिपे काले लिक्विड के तालाब में बदल गया होता। इसके अलावा धुएं में एक मजबूत जहर था जो अभिमन्यु की नसों के माध्यम से बह रहा था। उसकी त्वचा से पूरे शरीर में खून बह रहा था। अभिमन्यु ने पूरी गति से 10 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की जब तक कि खतरे ने उसका पीछा करना बंद नहीं कर दिया। आसपास का नजारा बदल गया। वहां के पेड़ घने जंगलों में देखे गए पेड़ों की तुलना में बहुत छोटे थे और आखिरकार उसने सड़क पर यात्रियों के पैरों के निशान देखे। अभिमन्यु ने फिर से चलना शुरू कर दिया, लेकिन थकान से उसका बुरा हाल था। अंत में वो जंगल से बाहर निकल आया और उसे कीचड़ से लदी गाड़ियों के निशान रास्ते पर दिखाई दिए। उसने जीरो के सुझाव के आधार पर कुछ जड़ी बूटियां जमा की और जहर को अपने अंगों को नुकसान पहुंचाने से रोक लिया। इन्फेक्शन को रोकने के लिए अभिमन्यु ने अपनी पीठ पर कुछ हीलिंग जेल भी लगाया। अभिमन्यु सड़क के किनारे रुक गया और अपने चेहरे से खून के धब्बे मिटा दिए। उसने कुछ देर इंतजार किया और कई व्यापारियों की गाड़ियों को सड़क पर आते हुए देखा। उसने गाड़ीवान को चांदी के कई सिक्के दिए। कोचमैन ने कहा कि वो उसे निकटतम शहर में छोड़ देगा। उस गाड़ी से जुड़ी हुई एक और गाड़ी थी जिसके ऊपर अभिमन्यु लेट गया था। यह काफी आरामदायक जगह थी। गाड़ी एक ऐसे इलाके की ओर बढ़ने लगी जिसको अभिमन्यु नहीं जानता था। जंगल में एक लंबा ग्रे पत्थर का टावर था। लाल दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी टावर के टॉप पर खड़ा था और जंगल को देख रहा था। थोड़ा उदास सा दिख रहा था वो। प्रोफेसर दिवांश, आप सबसे अच्छे जादूगर हैं जिन्हें मैं जानती हूं। फिर भी आप जहाज पर काले कपड़े वाले को क्यों नहीं ढूंढ पाए? दिवांश के पीछे खड़ी महिला जादूगर नीरा ने पूछा। देखो, दरअसल हुआ यह कि वो सीमा से बाहर हो गया था। दिवांश ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरे पास देखभाल करने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। यह कहते हुए दिवांश ने मुड़कर नीरा को देखा। नीरा, क्या तुम्हारे पास अन्य मंत्रों की बुद्धि है? मुझे चाहिए होगी। नीरा ने हां में सिर हिलाया। देखो, प्रोफेसर दीपा ने मुझे अभी एक संदेश भेजा है कि उसने माइन में कुछ हलचल का पता लगाया है। अन्य लोग सोचते हैं कि वे हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दिवांश ने भी कहकर सिर हिलाया। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि लैब में
ब्लड लाइन कॉम्पोजिशन प्रयोग ने अगर अपने समय पर उनकी मदद नहीं की तो छिपा हुआ घेरा पहले ही टूट जाएगा। अच्छी खबर यह है कि अन्य प्रोफेसर्स ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया। इसके जवाब में नीरा ने कहा, हमें पहले माइन में जाना होगा। कालकीट और अंतरा का मर जाना अफसोस की बात है, लेकिन वे मर चुके हैं क्योंकि वे ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। लाइट ऑफ थॉर और माइन अधिक महत्वपूर्ण है। देवांश ने नीरा की बात सुनने के बाद कहा, देखो नीरा, मैंने पहले से ही उस युवा कमीने पर एक बीज लगा दिया है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके अलावा उसके सिर पर उसे ढूंढने के लिए एक कीमत रख दो और उसे ढूंढो। देवांश ने यह कहकर आह भरी। हां प्रोफेसर, जैसा आप कहें। नीरा ने हां में सिर हिलाया। तुम मुझे माफ करो, अब तुम जा सकती हो। देवांश ने नीरा को देखा और बोला। यह सुनते ही नीरा पीछे मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। अभिमन्यु अपने ध्यान से जाग गया था क्योंकि गाड़ी के पहिए बहुत शोर कर रहे थे। उसने आंखें खोली। रात हो चुकी थी। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर जा रही थी। हरी, हम अभी तक कहां पहुंचे हैं? अभिमन्यु ने ऊंचे स्वर में पूछा। हम शहर के नजदीक हैं श्रीमान। मालिक लावेन ने जो शहर बनाया था वो शहर आगे है। कोचमैन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो भूरे रंग के कपड़े और एक पुआल टोपी पहने हुए था। अभिमन्यु एक तरफ झुक गया और देखा। उसने देखा कि रोशनी और कुछ औसत आकार की शहर की दीवारें शहर को जंगल से अलग करती हैं। दीवारों पर हल्की मशालें लटकी हुई थी और अभिमन्यु को आग की लपटों की आवाज सुनाई दे रही थी। शहर का एक प्रवेश द्वार सड़क के अंत तक था। कई पहरेदार शहर के फाटक के पास मंद रोशनी में बातें कर रहे थे। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर काली धातु का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया और उसकी त्वचा को उस टुकड़े ने ढक दिया। अंधेरे में उसकी त्वचा काली हो गई, जिससे यह आभास हुआ कि वो धूप से झुलस गई है। फिर उसने कैंची से अपने लंबे बाल काट दिए। साथ ही ब्लॉक कॉपर का मास्क लगाने के बाद अभिमन्यु का चेहरा ही बदल गया। वो एक साधारण सा युवक लगने लगा। मैं अभी बहुत कमजोर हूं, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। अभिमन्यु के दिमाग में पहले से ही योजना थी। वो अभी भी गाड़ी में लेटा हुआ था। गाड़ियां धीरे धीरे गेट के प्रवेश द्वार के पास पहुंची। रुको, गाड़ियों में क्या है? मूंछों वाला एक लंबा गार्ड आया और तेज आवाज में पूछा। हरी जल्दी से गाड़ी से कूद गया और मुस्कुराया। जी हुजूर, पूरब दिशा से कुछ अच्छे फल लाया हूं। आप चाहें तो देख लीजिए, ये वही है जो आपके मालिक को चाहिए था। हरी ने हाथों को जोड़ते हुए बोला। गार्ड सिर्फ रूटीन चेक कर रहा था। गाड़ियों के जाने से पहले उसने सिर हिलाया और देखा कि कोई गाड़ी पर लेटा हुआ है। अभिमन्यु गाड़ी से नीचे उतर गया। उसने अपने चमड़े के कवच सूट पर चांदी की धातु की एक पतली परत अपनी कमर पर बांध रखी थी। उसने अपनी पीठ सीधी की और एक रईस व्यक्ति की तरह पहरेदार की ओर देखा। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ कहता, गार्ड आगे बढ़ा और वो मुस्कुरा दिया। अरे सर, आप यहां पढ़ने के लिए आए हैं, है ना? हम प्रोफेसर वामसी के नियमों को जानते हैं। आप किसकी तलाश कर रहे हैं सर? मैं आपको गाइड कर सकता हूं क्योंकि मैं यहां की हर जगह को अच्छे से जानता हूं। अभिमन्यु शांत रहा और हां में सिर हिलाया। उसने अपनी थैली में से एक सोने का सिक्का निकाला और पहरेदार के पास फेंक दिया। देखो, मैं जंगल में थोड़ी परेशानी में पड़ गया था और मेरा नक्शा भी पता नहीं कहां खो गया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहां पर हूं? मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या यह सही जगह है। अभिमन्यु ने बड़ी चालाकी से गार्ड से पूछा। गार्ड ने बड़े ध्यान से सोने का सिक्का पकड़ा। हालांकि सोने का सिक्का हल्का था, फिर भी वो सिक्का लेकर खुश हुआ। यह लावेन शहर है सर। प्रोफेसर वामसी यहां रहते हैं।
अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं तो आप प्रोफेसर वीर और प्रोफेसर पारा से मिल सकते हैं। अगर आप एक चतुर आदमी हैं तो वे आपको एक परीक्षा दे सकते हैं। कृपया मेरे पीछे आइए। लंबा चौड़ा गार्ड बोलते हुए अभिमन्यु को पत्थर की दीवार तक ले गया और एक पीले पोस्टर की ओर इशारा किया। एक नजर डालें सर, आपको परीक्षा देने के लिए इन जरूरतों को पूरा करना होगा। लंबे गार्ड को अभिमन्यु से बात करते देख दूसरे गार्ड जलन महसूस कर रहे थे, क्योंकि अभिमन्यु ने उसे सोने का सिक्का जो दिया था। वे अभिमन्यु को प्रणाम करते हैं और द्वार के पास रुक जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे एक निश्चित समझौते पर पहुंच गए हैं, जिसके तहत एक समय में केवल एक गार्ड ग्राहक से बात कर सकता था। अभिमन्यु ने अन्य गार्ड्स की परवाह नहीं की, उसने पोस्टर पर फोकस किया। शब्द अनमग में लिखे हुए हैं। वीर, प्रति वर्ष एक जादू का पत्थर, उम्र 20 से कम, वो व्यक्ति एक अमीर होना चाहिए। वामसी, प्रति वर्ष एक जादू का पत्थर, आयु 20 से कम, वो भी एक अमीर व्यक्ति होना चाहिए। नौकरों की भी तलाश है। पारा, प्रति वर्ष एक जादू का पत्थर, उम्र 20 से कम, एक अमीर आदमी होना चाहिए। उनके नाम के आगे अलग अलग भूरे रंग के निशान चिन्ह बने हुए थे। वीर के पास एक फूल का मार्क साइन था। वामसी के पास एक जलती हुई लौ का मार्क साइन था और पारा के पास एक पत्थर का मार्क साइन था। अभिमन्यु ने तुरंत उन निशानों को पहचान लिया और सोचने लगा। इसका मतलब है कि वीर प्लांट पर फोकस करता है, वामसी आग पर फोकस करता है और पारा रॉक पर फोकस करता है। इसका एक और मतलब निकलता है कि इन शिखाओं का आमतौर पर जादूगरों के बीच उपयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जादूगर एक छोटी सी कीमत के लिए स्टूडेंट्स का एडमिशन लेते होंगे। यहां क्या चल रहा है भाई, ये तो पता लगाना होगा। अभिमन्यु ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, रुको, यहां पर स्टूडेंट्स की जरूरत कम है। वे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे, वे बस कुछ एक्स्ट्रा जादुई पत्थर इकट्ठा करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में कई जादूगर होने चाहिए थे, जिसका मतलब है कि ये एक रिसोर्स पॉइंट है। जगह जगह घूमने वाले जादूगर एक ही क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते, जब तक कि उन्हें उस जगह की कोई चीज अच्छी नहीं लग जाती। अभिमन्यु वो पोस्टर पढ़ता रहा और साथ में प्लानिंग भी बनाता रहा। मुझे लगता है कि मैं पहले उनसे बात करने जा सकता हूं और देख सकता हूं कि मुझे अपने घावों के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां मिल सकती हैं या नहीं। हालांकि खाना बदोश जादूगर आमतौर पर तय प्लानिंग का पालन नहीं करते, फिर भी वे अनोखी सामग्री और मंत्र की किताबें ले जाते हैं। अभिमन्यु एक खाना बदोश जादूगर से अपने धातु मंत्र प्राप्त करने की घटना को याद करता है। अभिमन्यु की मेटल मास्टरी ने उसे लिक्विड स्टेज जादूगर के खिलाफ जीतने में मदद की। हालांकि पिच, सिग्नेट और विशेष वस्तु ने उसे लड़ाई के दौरान बहुत मदद की। मेटल मास्टरी द्वारा बनाए गए फोर्स फील्ड अभी भी उसके बचाव के मुख्य कारण थे। अपनी शारीरिक कैपेबिलिटीज के साथ युद्ध शुरू होने पर वो अक्सर लाभ प्राप्त कर सकता था। अभिमन्यु ने सोचना बंद कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और लंबे पहरेदार की ओर देखा। उससे पूछा, प्रोफेसर वामसी कहां हैं? क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? उसने थैली से कई सोने के सिक्के निकाले। सुनहरी चमक को देखकर गार्ड की आंखों में चमक आ गई। अभिमन्यु ने एक गार्ड को सोने का सिक्का दिया। अगले ही पल उस गार्ड ने कहा, बिल्कुल श्रीमान, मैं आपको वहां ले चलूंगा। वो घूमा और अन्य गार्ड्स के साथ चर्चा की कि इनाम को कैसे बांटा जाए जो अभिमन्यु ने उसे दिया है। कृपया मेरे पीछे आए, गार्ड ने कहा। जी जरूर, अभिमन्यु ने यह कहकर सिर हिलाया।
उसने कोचवान को अलविदा कहा और गार्ड के पीछे पीछे चलने लगा। वे नगर के फाटक से निकलकर नगर के अंदर चले गए। गार्ड उसे एक छिपे हुए रास्ते से ले जा रहा था। रास्ता अंधेरा और बारिश से भीगा हुआ था। गार्ड ने अपनी बेल्ट से मशाल को खोल दिया और एक चकमक पत्थर से उसे जला दिया। पीली रोशनी ने तुरंत दोनों के आसपास के एरिया को रोशन कर दिया। गार्ड ने हल्के स्वर में अभिमन्यु से कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरा सुझाव है कि आप अन्य 2 प्रोफेसर्स को खोजें। प्रोफेसर वामसी स्टूडेंट्स के साथ अपनी सख्ती के लिए मशहूर हैं। अब रईस लोग प्रोफेसर वामसी के डर की वजह से उनके पास नहीं जाते। सारे लोग केवल प्रोफेसर पारा और प्रोफेसर वीर के पास ही जाते हैं। कौन है ये प्रोफेसर वामसी और अभिमन्यु का उनसे मिलने के पीछे क्या मकसद है? तुम किस सख्ती से बात कर रहे हो? अभिमन्यु ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है। मैंने भी बस सुना है कि वो छात्रों के साथ सख्त है। कई स्टूडेंट्स को इस जगह से उन्होंने निकाल दिया था और उन्होंने केवल 3 स्टूडेंट्स को ही लिया। गार्ड बोलते हुए चल रहा था। हालांकि अन्य प्रोफेसर के पास इस समय कम से कम 20 स्टूडेंट्स होंगे। क्या ऐसा है? अभिमन्यु बहुत चिंतित नहीं था। उसकी आंखों के सामने नीली बत्ती चमक रही थी। वो उस जगह से बहुत दूर था जहां पहले ही लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छा महसूस कर रहा था। यहां पर आकर उसे लग रहा था कि उसे काम की कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी और छुपने की जगह भी। यहां पर उसे किसी बात का खतरा नहीं था और यहां रहकर अपना इलाज भी वो करवा सकता था। अभिमन्यु ने सोचा कि जिस बूढ़े आदमी को उसने चट्टान पर देखा था, उसने शायद उस पर एक अभिशाप या निशान लगाया था। वो रास्ते में उसे यहां स्कैन करने के लिए चिप से पूछता रहा। अभिमन्यु ने मान लिया था कि जंगल से चट्टान को देखना एक शक्तिशाली दिमागी शक्ति के कारण ही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इससे क्या हुआ है। ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु ने स्कूल की लाइब्रेरी में भविष्यवाणी के मंत्र पढ़े थे, लेकिन ऐसे मंत्रों की सीमाएं आमतौर पर छोटी होती थीं। इसके अलावा जीरो की स्कैनिंग एबिलिटी अभिमन्यु के शरीर की चोटों से प्रभावित हुई थी। चिप ने उसके शरीर को कई बार स्कैन किया, लेकिन उसमें कोई समस्या नजर ही नहीं आई। अभिमन्यु जानता था कि फिलहाल खतरा टल गया है, या खतरे के जरिए उसने इस मौके को जाने देने का फैसला किया है, ताकि ठीक होने के बाद वो इससे निपटने का फैसला कर सके। अभिमन्यु ने जीरो से पूछा कि वो कब तक ठीक हो जाएगा। सही रूप से ठीक होने के लिए आपको कम से कम 3 महीने लगेंगे, जीरो ने बताया। अभिमन्यु को समझ में आ गया कि उसकी चोट गंभीर थी और उसकी शक्ति लगभग आधी हो चली थी। ध्यान के बाद उसका मन मंत्र पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन उस समय उसके पास कम क्वालिटी के साथ लगभग 10 मंत्र ही थे। फिलहाल वो एक अच्छा लेजर फायर बॉल भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि इससे उसे कम से कम 10 अंक खर्च करने पड़ेंगे। अच्छी बात यह थी कि अभिमन्यु के सिग्नेचर के अभी भी 2 उपयोग बाकी थे, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली थी। लगभग आधे घंटे के बाद उसने देखा कि एक छोटी सी पहाड़ी पर रास्ते में काले धातु के बाड़ों की एक कतार है। बस आ गए, हम आ गए। ये प्रोफेसर वामसी की जगह है। मैं यहां से वापस लौट जाऊंगा सर। गार्ड हाथ जोड़कर मुड़ा और बोला। अभिमन्यु ने हां में सिर हिलाया और एक और सोने का सिक्का गार्ड की ओर फेंक दिया। जाने से पहले सोने का सिक्का पकड़कर गार्ड मुस्कुराया और उसने झुककर अभिमन्यु का अभिवादन किया। अभिमन्यु अंदर नहीं गया। वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि गार्ड उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। बाढ़ एनर्जी कणों के साथ घिरी हुई थी। ये एक अलार्म था। अगर अभिमन्यु ने इसे छुआ तो अंदर के लोगों को पता चल जाएगा कि कोई बाहर है। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा और सीधी तरह इसमें प्रवेश नहीं करने का फैसला किया। वो इधर उधर घूमा तो उसे एक झाड़ी मिली।
अभिमन्यु उसके पीछे छिप गया और उसने पहले सीखी हुई चुपके तकनीकों का इस्तेमाल किया। वो अंधेरे में गायब हो गया और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। लगभग 2 घंटे बाद अभिमन्यु ने रास्ते से कुछ तेज कदमों की आवाज सुनी। भूरे रंग के कपड़े पहने 2 आदमी हाथ में मशाल लिए पहाड़ी पर चढ़ गए। लपटें चारों ओर घूम रही थीं और जमीन पर 2 लंबी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अगर हम उसे पकड़ सके तो हमें जो पैसा मिलेगा वो हमारे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए काफी होगा। ऐसा लग रहा था कि वे किसी को पकड़ने के लिए जा रहे थे। भूरे रंग के कपड़े वाले आदमी ने कहा, अगर वो यहां है तो हमारे जैसे कमजोर लोग सेकंड में मर जाएंगे। वहां एक महिला जादूगर स्टूडेंट भी थी। जैसे ही वे करीब आए, अभिमन्यु ने उनकी बातचीत सुनी। उसके पास 30 हाई क्वालिटी जादुई पत्थर थे और उसे केवल एक स्थान की आवश्यकता थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अन्य लोग उस आदमी को पकड़ लेंगे। मुझे लगता है उसके पास कुछ शक्तिशाली मंत्र जरूर होंगे। उस आदमी ने अपनी आवाज धीमी कर दी। तो क्या हमारे प्रोफेसर बेहतर हैं? वो एक इंस्टेंट कास्ट फायरबॉल के साथ एक बड़ा पेड़ विस्फोट कर सकते हैं। यहां तक कि फेफड़ों में मैंने जो 2 प्रोफेसर्स देखे थे ना, वे भी हमारे प्रोफेसर से बहुत कमजोर हैं। लड़की ने उस आदमी की बात को नकारते हुए कहा, ठीक है, हाँ, हमारे प्रोफेसर निश्चित रूप से बेहतर है। वो अग्नि मंत्रों के लिए प्रसिद्ध थे और यही कारण था कि मैं यहां आया था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मंत्र सीखने में इतना कठिन होगा। उस आदमी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मैंने यहां 3 साल बिताए, 3 साल, और अभी तक एक भी स्पेल मॉडल को नहीं समझ सका। मैं वास्तव में प्रयोग कब शुरू कर पाऊंगा? उस आदमी ने कहा, इसका मतलब यहां भी यही हाल है क्या? उस लड़की ने पूछा। वे दोनों बाड़ के पास चले गए और अंदर जाते ही लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा खुला। उन दोनों ने मिलकर उसे खोला था। लड़की चलते चलते उस आदमी से अभी भी बात कर रही थी। मुझे लगता है कि अगर मैं 3 महीने में अपने प्रोफेसर सिस्टम को नहीं समझ पाई ना, तो मैं भी हार मान लूंगी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि ये लेवल 1 स्पेल कैसे काम करता है। लेवल 0 स्पेल में तो 72 से अधिक अलग अलग तरीके हैं। ये कैसे संभव है? मैं जादू की किताबों को भी नहीं समझ सकती। उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बेहतर हैं। मैं अभी भी बुनियादी बातों पर अटका हुआ हूं। वो आदमी थोड़ा उदास लग रहा था। वे चलते रहे और धीरे धीरे कोने में गायब हो गए। अभिमन्यु झाड़ी के पीछे रुक गया और 1 इंच भी नहीं हिला। कुछ देर बाद उसी रास्ते में एक और आदमी दिखाई दिया। वो वहीं खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। चांदनी की रोशनी में अभिमन्यु ने उस आदमी को अपने दांत पीसते देखा। उस आदमी की नीली पुतलियां और भूरे बाल थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभिमन्यु की उम्र का ही हो। अभिमन्यु जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। लाल दाढ़ी वाले बूढ़े ने पहले ही उसके सिर पर इनाम रख दिया था। अब उसे बेहद सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत थी। और ये आदमी अभिमन्यु को ढूंढता हुआ यहां तक आ पहुंचा था। उसके सामने वाला आदमी सिर्फ रैंक 1 का जादूगर स्टूडेंट था और अन्य 2 भूरे रंग के कपड़ों वालों से कमजोर था। वहां रैंक 2 के 2 जादूगर स्टूडेंट्स थे और उनमें से एक कोई विशेष वस्तु ले जा रहा था। रैंक 1 वाला जादूगर स्टूडेंट शायद यहां के पुराने जादूगर से रिलेटेड था, क्योंकि वो एक जिद्दी बच्चे की तरह काम कर रहा था। थोड़ी देर उसे घूरने के बाद अभिमन्यु के दिमाग में एक योजना आई। अभिमन्यु झुक गया और उसके और रैंक 1 वाले जादूगर स्टूडेंट के बीच की दूरी को नापने लगा। लगभग 9 मीटर। अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा और उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, उस आदमी पर निशाना साधा।
एक काली छाया उसके हाथ से निकली और एक स्टूडेंट की पीठ पर जा लगी। पल भर में वो परछाई पिघल गई और उसने फिर से उस आदमी के नाक और मुंह को ढक लिया। अभिमन्यु ने छाया को बल के साथ वापस खींच लिया था। वो आदमी भी अभिमन्यु की ओर खींचा चला आया। वो आदमी उड़कर झाड़ी के पास आ गया और घास पर जा गिरा। अभिमन्यु वहीं पास में छिपा हुआ था। उस आदमी ने अपने हाथ पैर चलाए और कुछ कहने की कोशिश की, पर अभिमन्यु ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और दाहिने हाथ से उस आदमी की गर्दन काट दी। वो आदमी तुरंत मर गया और अभिमन्यु से घसीटकर घने जंगल में ले गया। आधे घंटे बाद एक आदमी किनारे से जंगल से बाहर चला रहा था। उसने भूरे रंग का चोगा पहना हुआ था। उसकी आंखें नीली थीं और उसके बाल भूरे। कुछ सेकंड बाद उसके गाल फूल गए और उसकी त्वचा पर एक चांदी की चमक दिखाई दी। उस आदमी के चेहरे के आकार में बदलाव के बाद त्वचा अपने मुख्य रंग में वापस लौट आई। मैं धरव हूं, मैं धरव हूं, मैं धरव हूं। वो इस बात को बार बार बोले जा रहा था क्योंकि उसकी आवाज लगातार बदल रही थी। वो आदमी कई बार खांसा। वो ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे रैंक 1 का जादूगर स्टूडेंट लग रहा था, जिसे अभिमन्यु ने थोड़ी देर पहले ही झाड़ी में घसीटा था और उस पर वार किया था। ये जो बनावटी रूप मैंने लिया है, शायद ये काम कर जाए। मुझे इसे आजमाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे शरीर पर जो कुछ भी लगाया गया था, मैं उसका इलाज ढूंढ सकता हूं। अभिमन्यु ने सोचा। वो रिजल्ट से खुश था, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। वो आदमी बाड़ के पास गया और कोने में गायब होने से पहले उसने काले लोहे का एक दरवाजा खोला। वो अंधेरे रास्ते पर चलते हुए जंगल की ओर जा रहा था। फिर वो एक छोटे से घर के पास पहुंचा। घर के दरवाजे पर तेल के 2 दीपक चल रहे थे। धीमी रोशनी ने केवल सामने की एक छोटी सी जगह को रोशन किया हुआ था। अभिमन्यु ने अपने कपड़ों से धूल पोंछी और यार्ड की बाड़ पर चला गया। उसने लकड़ी के ठंडे हैंडल पर हाथ रखा और उसे थोड़ा सा धक्का दिया। धरव, तुम वापस आ गए? यार्ड में एक ग्रे चोगा पहने एक प्यारी गोल मटोल लड़की फूलों को पानी दे रही थी। उसने मुड़कर सिर उठाया और पूछा, कविश कहां है? अभिमन्यु ने पूछा। उसने अपना रूप बदल रखा था। वो अंदर है, लड़की ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभिमन्यु ने कहा। जरूर, लड़की ने फिर से जवाब दिया। अभिमन्यु यार्ड से गुजरता हुआ घर में दाखिल हुआ। यह घर अंदर से चमकीला था और दीवारों को बढ़िया कांच के लैंप से जलाया गया था। यह घर अंदर से गर्म और आरामदायक था। फलों की शराब की महक हवा में फैली हुई थी। तभी सफेद गंदे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी कविश नाम के जादूगर स्टूडेंट को धीमी आवाज में कुछ समझाता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों लिविंग रूम में चुपचाप सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों के सामने टेबल पर 2 ग्लास ग्रीन वाइन की रखी हुई थी। अभिमन्यु कुछ मसालों को भी सूंघ सकता था, जिनकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो थोड़ा चिंतित था। जब से उसने खुद को धरव के रूप में छिपाने का फैसला किया था, तब से वो थोड़ा चिंतित था। हालांकि उस बूढ़े आदमी को देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। बूढ़ा आदमी औसत से थोड़ा नीचे का जादूगर लग रहा था। वो अभी तक गैस स्टेज तक भी नहीं पहुंचा था। अगर बूढ़ा आदमी गैस या लिक्विड स्टेट में पहुंच गया होता, तो उस आदमी के लिए देहाती इलाकों के पास रहने और सामग्री इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं होता। किसी बड़े जादूगर ग्रुप से जुड़ने से उसे और भी अधिक लाभ होता। वामसी की दिमागी शक्ति अभिमन्यु की तुलना में कम थी, इसलिए अभिमन्यु को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो बूढ़ा आदमी उसे पहचान ले। अभिमन्यु ज्यादातर समय अकेला रहता था और उसे इसकी आदत हो गई थी। वामसी सफेद चोगा पहने हुए था। उसके कॉलर में चांदी की धातु की डोरी डाली गई थी। वो कविश को बातें समझा रहा था, लेकिन कविश को समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर क्या कह रहे हैं। अभिमन्यु ने कुछ देर तक उनकी बातचीत सुनी।
वे केवल एनर्जी कणों के मुख्य उसूल के बारे में बात कर रहे थे। ये उसके लिए बस समय की बर्बादी थी, इसलिए वो सीधे पहली मंजिल पर धरव के कमरे में चला गया। धरव ने कहा था कि जादूगर स्टूडेंट्स को केवल रहने वाले कमरे के पीछे के कमरों में से एक में रहने की इजाजत थी। वो हॉल के अंत तक चला गया और 4 बेडरूम के दरवाजों में से एक पर उसने धरव का नाम देखा। अभिमन्यु ने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर जाने के बाद उसे बंद कर दिया। मैं यहां तभी तक सुरक्षित हूं जब तक वामसी को पता न चल जाए कि असल में मैं कौन हूं। यह सोचते हुए अभिमन्यु के होठों पर मुस्कान फैल गई। भागने की कोशिश करने के बाद अभिमन्यु को असली धरव को राख के ढेर में जलाना पड़ा था। कमरा सादा था। कोने पर एक डेस्क और सिंगल बेड लगाया हुआ था। उसने किनारे पर कई काली लकड़ी की कुर्सियां और एक छोटी बुक शेल्फ भी देखी। अभिमन्यु ने तेल का दीपक जलाया। वो एक कुर्सी पकड़कर डेस्क के पास बैठ गया। मेज पर चमड़े की एक मोटी किताब थी और टॉपिक अनमक भाषा में लिखा हुआ था। लिखा हुआ था कि एनर्जी दबाव की मुख्य बातें। अभिमन्यु ने किताब खोली। एनर्जी दबाव एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिस पर कई जादूगरों द्वारा स्टडी की जा रही थी। यह उन लोगों के लिए भी स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसेस है जो अपने शरीर को प्योर एनर्जी में बदल सकते हैं। यह पहले पन्ने की पहली लाइन थी। इसका मतलब है कि यह किताब वामसी की होनी चाहिए। वो अभी तक गैस स्टेज पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वो एनर्जी से संबंधित इतने गहरे सब्जेक्ट की स्टडी कर रहा है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? अभिमन्यु सोच रहा था। वो ये सारी बातें जानने के लिए उत्सुक था। उसने पन्ना पलटा और पढ़ता रहा। समय बीतता गया और अभिमन्यु के हाव भाव गंभीर होते गए। करीब आधे घंटे के अंदर उसने किताब खत्म कर ली। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद करते हुए किताब भी बंद कर दी, क्योंकि अब वो बहुत थक चुका था। इसका मतलब है कि 72 फॉर्मूला को अगर मिला दिया जाए तो एनर्जी दबाव से जुड़ी किसी भी परेशानी को आसानी से हल किया जा सकता है। एक खाना बदोश जादूगर के लिए ऐसी योजना को समझना मुश्किल होगा। हो सकता है कि उसे ये प्राचीन जादूगर परिवारों में से एक से विरासत में मिला हो। अभिमन्यु अभी भी किताब में लिखे मुश्किल फॉर्मूले के बारे में ही सोच रहा था। मुझे लगता है कि फॉर्मूले को सीखना आसान है। समस्या यह है कि उसे हकीकत में किस पर कैसे लागू किया जाए। इस बारे में मुझे सोचने की जरूरत है। मैं जितना एनर्जी को बढ़ाता जाऊंगा उतनी ही अधिक दिमागी शक्ति खर्च होगी, लेकिन रिजल्ट इसके लायक होगा या नहीं, यह मुझे सोचना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि वामसी एक साधारण आग के गोले से भी एक बड़े पेड़ को उड़ा सकता है, उसमें विस्फोट कर सकता है। अभिमन्यु ने जो कुछ पाया उससे वो खुश था, लेकिन वो जानता था कि हर एक खाना बदोश जादूगर के अपने रहस्य होते हैं। फिर भी उसे यहां एनर्जी दबाव पर ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद तो कतई नहीं थी। अभिमन्यु ने वामसी को चुना क्योंकि वो अग्नि मंत्रों को अच्छे से जानता था। एनर्जी दबाव के बारे में ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए केवल एक बोनस पॉइंट था। अभिमन्यु ने तेल का दीपक पकड़ा और बुक शेल्फ के पास चला गया। वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और किताबों को खोजना चाहता था। हालांकि वो निराश था कि शेल्फ पर रखी किताबों में कोई काम की जानकारी नहीं थी और उनमें से कोई भी कीमती नहीं थी। अभिमन्यु कुर्सी पर बैठ गया और कुछ देर सोचता रहा। उसने पहले बिस्तर पर ध्यान करने का फैसला किया। उसे ठीक होने के लिए अभी भी कई महीने चाहिए थे, इसलिए उसके पास रिसर्च करने के लिए काफी समय था। दोपहर में अभिमन्यु शहर में दवा की दुकान से निकल गया और शहर के मुख्य गेट की दिशा में चला गया। उसने देखा कि वहां के निवासी दीवार पर एक बड़े पोस्टर के पास जमा हुए हैं। लोग शोर कर रहे हैं। वे दीवार पर लगे पोस्टर को देखकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अभिमन्यु भीड़ को देखकर रुक गया और क्या हो रहा है यह देखने के लिए अपना सिर उठाया। पोस्टर पर लिखा था क्रिमिनल वांटेड और उसके नीचे अभिमन्यु के चेहरे की पेंटिंग थी। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था, इस आदमी को पकड़ने का इनाम 5 लाख सोने के सिक्के और 200 हाई क्वालिटी वाले जादुई पत्थर। जो लोग मेरे पास उसकी खबर लाएंगे उन्हें 50,000 सोने के सिक्के और 30 हाई क्वालिटी वाले जादुई पत्थर इनाम के रूप में दिया जाएगा।
200 हाई क्वालिटी वाले जादुई पत्थर? यह सोचते हुए अभिमन्यु थोड़ा हैरान था। अगर हमें यह आदमी मिल जाए तो हमें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी है बहुत मुसीबत में है। कई प्रमुख जादूगर ग्रुप उसे मारना चाहते हैं। आपने साइन निशान देखा ना, कितने सारे ग्रुप्स हैं जो उसे मारना चाहते हैं। आखिर उसने किया क्या होगा? एक भाड़े के बहादुर आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। अब मुझे क्या पता होगा, हम सिर्फ मौत के हत्यारे हैं। हमें अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए, समझे? एक दूसरा आदमी भीड़ में से बोला। भीड़ लगातार चर्चा कर रही थी। अभिमन्यु ने पिछले 10 दिनों में ज्यादातर समय कमरों की सफाई और घर में किताबें ठीक करने में बिताया था। उसके बदले भेष पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसने मुश्किल से ही कभी किसी से बात की थी। उसने शहर में दवा की दुकान से दवाई बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीदी और वो उसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन उसे अभी भी अपने अंगों को ठीक करने के लिए अच्छा खासा समय चाहिए था। अभिमन्यु आज फिर दवा की दुकान पर ही गया था, लेकिन उसे दीवार पर पोस्टर देखने की उम्मीद नहीं थी। वो भीड़ में से अपने बैग को लेकर बाहर निकला और वापस वामसी के घर चला गया। वो अंधेरे रास्ते पर चला, बाड़ों से होकर गुजरा और जल्दी से घर लौट आया। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, उसने 2 लोगों को लिविंग रूम में बातचीत करते सुना। क्या तुम इस बारे में पक्के हो? तुमने फैसला कर लिया है? वामसी ने पूछा। हाँ मास्टर, मेरा परिवार मुझसे निराश है, क्योंकि मैं वर्षों से आगे नहीं बढ़ा हूं और वे चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। कृपया मुझे क्षमा करें, कविश ने कांपते स्वर में उत्तर दिया। वामसी ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया। अच्छा, ठीक है, मैं समझता हूं। तो तुम्हारी योजना क्या है, ये तो बताओ। मास्टर, मैं यही सोच रहा हूं कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहां से चला जाऊं। कविश 1 सेकंड के लिए झिझका, लेकिन अपनी बात कह दी। इसके अलावा मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद मास्टर। मैं मुश्किल नियम को समझने के लिए पूरी तरह से काबिल नहीं हूं। यह बोलते हुए कविश उदास लग रहा था। देखो कविश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वामसी ने आह भरी और बातचीत समाप्त की। अभिमन्यु दरवाजे के पास तब तक इंतजार करता रहा जब तक दोनों ने अपनी बात पूरी नहीं कर ली। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वामसी और कविश अपने चेहरों पर उदास नजरों के साथ सोफे पर बैठे हुए हैं। अभिमन्यु ने वामसी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने कमरे में लौट आया। कविश ने दोपहर में एक गाड़ी किराए पर ली और बेलगामी शहर से निकल गया। अभिमन्यु और रागिनी ने उसे अलविदा कहा और उसे जाते हुए देखा, लेकिन वामसी घर में ही रहा। वो बाहर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ प्लान कर रहा है। मैं भी जा रही हूं, रागिनी ने अचानक कहा। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी कर ली मैंने, लेकिन शायद मैं पूरी तरह काबिल नहीं हूं। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। अगर कोई जादूगर स्टूडेंट 18 वर्ष की आयु से पहले तीसरे रैंक तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए सामान्य जादूगर बनना नामुमकिन होता है। कविश और रागिनी 2 सालों में भी रैंक 3 तक नहीं पहुंच पाए थे। वे शायद खुद से निराश थे, साथ ही वे अपने परिवारों के दबाव को अब और नहीं संभाल सकते थे। गाड़ी के गायब होने के बाद अभिमन्यु और रागिनी घर लौट आए। वे बात करने के मूड में नहीं थे, इसलिए नहा धोकर अपने अपने कमरे में चले गए। अभिमन्यु को रात में दूसरी मंजिल पर कमरा साफ करना था। वो हाथ में पोछा लेकर ऊपर गया और उसने किसी को किताब के पन्ने पलटते हुए सुना। क्या वहां पर धरव है? आओ। रूम से वामसी की आवाज आई। वो थका हुआ लग रहा था। अभिमन्यु ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। क्या आपको मेरी जरूरत है प्रोफेसर? उस कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ था। वामसी की मेज पर किताबें और स्क्रॉल का ढेर लगा हुआ था। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानकारी ढूंढ रहा है। वो चमड़े के एक लंबे नोटबुक पर नोट्स भी बना रहा था। शायद कुछ डेटा गायब है। क्या तुम मुझे बेसमेंट से किताबें लाकर दे सकते हो? लाल कवर वाली किताबें चाहिए मुझे, प्लीज ले आओ, वामसी ने कहा। ठीक है प्रोफेसर,
अभिमन्यु ने हां में सिर हिलाते हुए बोला। वामसी के अनुरोध का जवाब देने के बाद अभिमन्यु डेक पर पड़ी किताबों पर एक नजर डालता है। उसने वामसी की लाल हुई आंखों पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी रात काम किया हो। ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अभिमन्यु समझ सकता था कि वामसी बूढ़ा कमजोर आदमी है। अभिमन्यु ने चमड़े के स्क्रॉल पर एक टाइटल भी लिखा हुआ देखा, आसान एनर्जी गिनती। अभिमन्यु घूमा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। अंधेरे और सूखे तहखाने में लाल कवर वाली किताबों का एक पूरा डिब्बा था। बॉक्स का वजन करीब 100 किलोग्राम था। अभिमन्यु कई बार ऊपर नीचे दौड़ने के बाद किताबों को वामसी के पास ले गया ताकि वो उसे पढ़ सके। वामसी ने सब कुछ हो जाने के बाद अभिमन्यु को अपने कमरे में लौटने के लिए कहा। वो अभी भी लाल कवर वाली किताबें ही पढ़ रहा था। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। अभिमन्यु तकरीबन 3 महीने पहले इस घर में आया था। अब वो अपनी चोट से लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा समय और देने की जरूरत थी। इसके अलावा लोग उसका शिकार करने के लिए उसे बाहर ढूंढ भी तो रहे थे, इसलिए वो केवल बहुत जरूरत पड़ने पर ही शहर जाता था। धौरव, वामसी ने अभिमन्यु को अध्ययन के लिए बुलाया। वामसी एक कुर्सी पर बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। प्रोफेसर, अभिमन्यु ने झुककर जवाब दिया। धौरव, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? बाकी सब तो चले गए। मेरे भाई ने तुम्हें पहले ही पत्र भेजा था कि नहीं? ये कहते हुए वामसी थका हुआ और उदास लग रहा था। उसके बाल कंधे के चारों ओर फैले हुए थे। अभिमन्यु कुछ देर चुप रहा। उसे शहर से एक पत्र मिला था। ये धरव का परिवार था जो उसे वापस जाने के लिए कह रहा था। इसके अलावा धरव के परिवार को एक विशेष वस्तु मिली थी जो उसे एक प्रमुख जादूगर ग्रुप में शामिल होने में मदद करेगी। मैं छोड़ना नहीं चाहता मास्टर। मेरी राय में आप सबसे अच्छे गुरु हैं। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। दरअसल यह अभिमन्यु का अपना खुद का विचार था। हालांकि वामसी का एनर्जी दबाव सिस्टम सीखना कठिन था, फिर भी यह अभिमन्यु के लिए एक शॉर्टकट बन सकता था। साथ ही वो तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि उसकी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। अभिमन्यु तो जानता है कि उसका धरव के परिवार से कोई लेना देना नहीं। वो उसके परिवार से जरा भी जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए उसके पास उनकी बातों को सुनने का कोई कारण नहीं था। उसने अपने अंगों को ठीक करने के बाद अपना वेश छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो असली धरव तो नहीं था, वो तो अभिमन्यु था। इसके अलावा अभिमन्यु ने कुछ समय वामसी के साथ बिताया। उसे पहले से ही वामसी की सामान्य समझ थी। वामसी अपने जीवन में कई लक्ष्य हासिल करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा किसी ना किसी टॉपिक में उलझा रहता था। वो लगभग 1 घंटा वहीं बैठकर प्रतिदिन खिड़की से आकाश को देखता रहता। अभिमन्यु जानता था कि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, वामसी ने हल्के स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था कि वो अभिमन्यु की बातों से खुश था। अभिमन्यु झुक गया। उसने पलटकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि रागिनी बाहर इंतजार कर रही है और अभिमन्यु की मौजूदगी ने उसे चौंका दिया। उसे समझ नहीं आया कि अभिमन्यु को दूसरी मंजिल पर क्यों बुलाया गया, इसलिए रागिनी ने उसका अभिवादन नहीं किया। वो पढ़ने के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अभिमन्यु वहां जितने भी जादूगर स्टूडेंट्स थे, उनके जीवन को लेकर जरा भी चिंतित नहीं था, क्योंकि वो अपनी चोटों के ठीक होने के बाद धरव का भेष छोड़कर यहां से चला जाएगा। वैसे वामसी का एनर्जी दबाव सिस्टम बहुत अच्छा था और अभिमन्यु की इसमें रुचि बढ़ रही थी। हालांकि अभिमन्यु यह भी जानता था कि वो यहां ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकता है। साथ ही लाल दाढ़ी वाले आदमी के हमले के बाद उसके शरीर पर एक अज्ञात निशान सा बन गया था। अभिमन्यु दालान से निकल रहा था, लेकिन उससे पहले उसने वामसी और रागिनी को बातचीत करते हुए सुना। क्या वामसी और रागिनी कोई प्लान कर रहे हैं? ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में क्या होगा अभिमन्यु का अगला कदम? अभिमन्यु को इस बात की चिंता नहीं